हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार शाह पे आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए, पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी कि हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, आपके साथ आएंगे। एक नया चैप्टर आपको आप सबके सामने पेश करेंगे। वो नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज ट्रायंगल। जी हाँ, ये चैप्टर सुनते ही कुछ बच्चों को डर लगने लगता है, कुछ बच्चे भागने लगते हैं कि ये ऐसा चैप्टर है, ये क्लास टेंथ का एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे इरिटेटिंग महसूस करते हैं अपने आप को, जिससे बच्चों को लगता है ये क्लास 10th का सबसे ख़राब चैप्टर है उनके हिसाब से, क्योंकि ये कुछ आपसे टफ सवाल करता है। वो टफ सवाल आपके प्रमेय के द्वारा होता है और मुश्किल लगने का कारण है आपको। मुश्किल ये इसलिए लगता है कि जब हम क्लास 8 में और 9th में जब त्रिभुज के बारे में या बहुभुजों के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं या कोण के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं तो उस पर फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और क्लास 10th में आके हमको ये वाला चैप्टर मिल जाता है। और इस चैप्टर से सवाल आने ही आने हैं। दीर्घोत्तरीय के सवाल आते हैं, लघुत्तरीय के भी सवाल आते हैं और वस्तुनिष्ठ के भी सवाल आते हैं। ये इस चैप्टर की खासियत है कि इससे आपको सवाल आने ही आने हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, टीचरों को भी, कुछ शिक्षकों को भी ये मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें समझनी है, छोटी छोटी चीज़ें, बातों को ध्यान देना है और उसको समझना है। यदि आप समझ गए तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और यकीन मानिए, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको कहीं से भी, जैसे हमने त्रिकोणमिति करा दिया, आपको त्रिकोणमिति 9वां नंबर चैप्टर करा दिया, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग करा दिया, वैसे ही आसान आपको ये त्रिभुज लगने लगेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ आपको आसान लगेंगी, आपको लगेंगी ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। चलिए हम बात करते हैं। थोड़ा सा आज आपसे बात करने का मन था तो सोचे पहले थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज पे आएंगे। चलिए, देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, बारिश शुरू हो गई है बाहर, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी क्योंकि हम टीने के घर में पढ़ रहे होते हैं। चलिए त्रिभुज की बात करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं। त्रिभुज क्या है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्राय इसको डेल्टा कहते हैं, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। त्रिभुज की जगह पे ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं ना त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC ऐसे लिख देते हैं ना, तो इस चिन्ह का प्रयोग त्रिभुज की जगह पे किया जाता है। 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को, ध्यान देंगे, 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। AB, BC और AC आपके 3 रेखाखंड हो गए। नाम भी दे रखा है हमने, 1, 2 और 3, है ना। चलिए नोट 1 में हमने कुछ चीज़ लिखा है, उसको पढ़ते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, इसमें होता क्या है ना। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष क्या होते हैं भाई, जहाँ पे 2 रेखाखंड आपस में आके मिलते हैं ना, उसको हम कहते हैं शीर्ष। मान लीजिए ये 2 रेखाखंड आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो ये बिंदु, ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा शीर्ष, इसको कहते हैं शीर्ष, जहाँ पे 2 भुजाएं आपस में आके मिलती है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष A, B और C, 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजाएं, कौन सी भुजाएं, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, और 3 कोण होते हैं, ये कोण, 2 कोण और ये 3 कोण। आप 1, 2, 3 किसी को भी मान सकते हैं, भुजा किसी को भी ले सकते हैं, है ना। यानी 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज में। अब त्रिभुज बनने की कंडीशंस क्या होती है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जानकारी लेंगे हम त्रिभुज के बारे में, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज, और इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ट है। जब तक हम त्रिभुज को नहीं समझ पाएंगे, इस चैप्टर में हम घूमते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, समझते रह जाएंगे कि सवाल कैसे हल हो रहे हैं, और मुश्किल आपको लगने लगेगा, धीरे धीरे मुश्किल लगेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और ज़्यादा मुश्किल लगने लगेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशंस क्या होते हैं त्रिभुज के बनने के। चलिए, पहला कंडीशन है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। मान लीजिए कि हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर देते हैं, 2, 2 और 2,
ठीक, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। चलिए, किन्हीं दो भुजाओं का योग 2 2 4 हो जाएगा, ये तीसरी भुजा से अधिक हो जाएगा, है ना। दूसरा कंडीशन है किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है ना। 2 2 का अंतर 0 हो जाएगा, ये देखिए तीसरी भुजा 2 से कम हो गया। ये समबाहु त्रिभुज में है। आप कहेंगे चलिए हम विषम समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। 2 2 3 समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। 2 2 का योग तीसरी भुजा से बड़ी और 2 2 का अंतर तीसरी भुजा से छोटी। अब यहाँ पे देखेंगे 3 2 का अंतर क्या होता है, 1 होता है, ये 2 से छोटा हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण तथा कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं और कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। चलिए इसी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है। सामान्यतः समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। तो इस सभी कोण मान लेते हैं कि 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं, है ना। तो ये 3 न्यून कोण हो गए। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जिसका 0 डिग्री से मान अधिक और 90 डिग्री से मान कम होता है, उसको हम कहते हैं न्यून कोण। जो 0 डिग्री से अधिक होता है, 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं न्यून कोण, है ना। अर्थात किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं और कम से कम 2 न्यून कोण। जैसे एक समकोण की रचना करते हैं तो समकोण में एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। अर्थात यदि हम समबाहु त्रिभुज की बात करें, विषमबाहु त्रिभुज की बात करें या समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें या न्यून कोण समकोण या अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, किसी देखिए त्रिभुज को हम 2 आधारों पे बांट के पढ़ेंगे, आगे चल के बताएंगे 2 आधारों पे। 6 प्रकार के त्रिभुजों में किसी भी त्रिभुज की चर्चा करें, अधिक से अधिक 3 न्यून कोण और कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, ये कंडीशंस होते हैं। चौथा कंडीशन होता है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण और एक अधिक कोण हो सकता है। अधिक से अधिक एक समकोण और एक अधिक कोण हो सकता है, यानी 2 समकोण और 2 अधिक कोण नहीं हो सकते, 3 समकोण और 3 अधिक कोण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, इसलिए अधिक से अधिक एक समकोण या एक अधिक कोण हो सकते हैं। तो ये था त्रिभुज बनने की कंडीशन। त्रिभुज बनने की कंडीशन, कोई भी त्रिभुज बनेगा ये कंडीशंस को फॉलो करना ही करना है। यदि कोई त्रिभुज इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम ही इस प्रकार की एक आकृति बनाते हैं, इसको जोड़ देते हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं कि 2 समकोण हो गया, 2 समकोण हो गया, है ना। और इसको किसी भी प्रकार से मिलाने की बात करते हैं। अब देखिए भुजाएं 4 हो जाएंगे, ये त्रिभुज नहीं रहेगा तो, है ना। यानी त्रिभुज बनने के ये जो 4 कंडीशन होते हैं, त्रिभुज उसको फॉलो करना चाहिए, तभी वो त्रिभुज कहलाएगा, अंततः वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये इसको क्या सर त्रिभुज कह सकते हैं, तो ये बंद आकृति नहीं है, ये देखिए यहाँ पे खुली आकृति है, इसको त्रिभुज कतई नहीं कह सकते हम, ठीक है। त्रिभुज बनने के कंडीशंस होते हैं, पहले इसको आपको समझना होगा। फिर बात करते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण किन आधारों पे होता है, तो त्रिभुजों का 2 आधारों पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है। एक इनके भुजाओं के आधार पे और दूसरा इनके कोणों के आधार पे। यानी 3 भुजाएं होती हैं तो 3 कोण भी बनते होंगे। तो कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज, है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। यदि आप लोग का आदेश हो तो इसे मिटा दे थोड़ा सा। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, तो हम इसे मिटाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके सबको आज पढ़ेंगे, ठीक। चलिए हम बात करेंगे त्रिभुजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए बात कर रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये एक स्केल है, पूरा लेंथ ले लेते हैं स्केल का, ये पूरा लेंथ माप लेते हैं, है ना। और इस स्केल से हम एक
पूरा स्केल के बराबर का एक फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा स्केल के लेंथ के बराबर का है, ये फिगर पूरा स्केल के लेंथ के बराबर, यानी तीनों भुजाएं स्केल के बराबर की हो गई, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। ए बी और सी तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हो गई। वो तीनों भुजाएं कौन कौन सी होंगी, वो तीनों भुजाएं होंगी ए बी बी सी और ए सी। तीनों भुजाएं आपस में, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। अब समबाहु त्रिभुज में कुछ इसके नियम होते हैं। नियम क्या है कि इसकी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ये इसमें आपको पढ़ना है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चूंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये रिलेशन आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं समद्विबाहु बाहु त्रिभुज में। देखिए हम इसको यही रहने देते हैं, यानी इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ को हम थोड़ा सा अब छोटा कर देते हैं। देखिए हम बात इसी की करेंगे, एक स्केल इधर के बराबर खींच लिया और एक इस बराबर का खींच लिया, लेकिन ये देखिए छोटा हो गया, है ना। अर्थात इसका मतलब है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे कि ए बी और ए सी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, सेम लेंथ का है। मान लेते ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये 8 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है, अर्थात इसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें देखिए इसके सामने का जो कोण होगा ना और इसके सामने का सम्मुख कोण, इसके सामने का सम्मुख कोण और इसके सामने का सम्मुख कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे। हालांकि ये आपको पता नहीं चलेगा कि इसके कोण कितने होंगे जब तक बताया ना जाए, है ना। लेकिन इसका सम्मुख कोण और इसका सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा, अर्थात कोण बी बराबर कोण सी होगा। बी सी का सम्मुख कोण ए होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। मान लीजिए ये 5 है, ये 8 है और ये 7 सेंटीमीटर का है। देखिए कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ए बी और ये सी। मान लेते हैं ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा किसी की लेंथ आपस में बराबर नहीं है। तो जिसकी किसी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये आप समझ गए होंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ये भुजाओं के आधार पर बांटे गए त्रिभुज के प्रकार है। अब पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं, पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। आपको जान लेना जरूरी है कि सम न्यून कोण क्या होता है। अभी हमने यहाँ पर लिखा है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक, यानी ऐसा थीटा का मान जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, तो ऐसा कोण जिसमें थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से अधिक, थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात करेंगे न्यून कोण त्रिभुज की कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण। ऐसा
कौन कौन से त्रिभुजों में होता है? ऐसा आपको समबाहु त्रिभुज में हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज में हो सकता है, ध्यान देंगे। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु में हो सकता है, कभी रेयर पे नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान देंगे, है ना। समबाहु में तो एकदम 100% होगा न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात ये मान लीजिए 30 डिग्री का हो गया, ये मान लेते हैं 70 डिग्री का हो गया, और ये कितना डिग्री का, 80 डिग्री का कोण हो गया, है ना। मान लेते हैं कोई भी समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण इतना इतना डिग्री का है, मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज होगा तो 60-60 डिग्री का कोण होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, तो मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज होगा तो ये 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री, 50-50 100 डिग्री, और ये वाला हो सकता है 80 डिग्री का कोण हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु तीनों में न्यून कोण त्रिभुज बन सकते हैं, कंडीशंस अप्लाई करके अलग अलग, है ना। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान देंगे, ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यहीं पे यदि अधिकोण त्रिभुज की बात होगी तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यहाँ पे देखेंगे ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम कहेंगे, अधिक कोण का मतलब अब 90 डिग्री का यहाँ से एंगल बन रहा था तो ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा का ही बनेगा, मान लीजिए 110 डिग्री का एंगल बन रहा हो, है ना। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो उम्मीद है कि आप इतना जान गए होंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज बनने के कंडीशंस क्या होते हैं, त्रिभुज को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। त्रिभुज के 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, दोनों आधारों में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, यानी इन 6 प्रकार के त्रिभुजों के बारे में उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरीके से जान गए होंगे। त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद अब त्रिभुज से संबंधित कुछ पद होते हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए एक एक करके यदि लिख के आपको समझाते तो ज़्यादा समय लगता, यानी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए एक बार सबको लिख दिए और फिगर बाय फिगर सबको साइड में आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो एक बार यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि किसे क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें लिख दी है। पहला आता है माध्यिका किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ना। देखिए हम समद्विबाहु त्रिभुज की रचना किए हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज की रचना नहीं की है ताकि उसमें आसानी से समझा जाए। ये इस त्रिभुज का मान लेते हैं मध्य बिंदु है, ये बीचों बीच वाला बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब जिसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, है ना। त्रिभुज ABC, इसका नाम रख देते हैं D, इसका नाम क्या रख दिया हमने, D। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अर्थात त्रिभुज ABC में AD जो रेखाखंड है, वह माध्यिका है। क्या है वह, AD रेखाखंड माध्यिका है। क्या है, क्योंकि ये त्रिभुज को सामने वाली शीर्ष से आने वाली रेखा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे इसको विभाजित करते हैं और ये यहाँ पे आधा में इसको काटता है। यदि हम इसको मिला देते हैं, क्या करें, इसको हम भुजा को मिला देते हैं तो ये D, ये E और ये F बन जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, चूँकि जगह की कमी है तो इस चीज़ को आप देखेंगे। हम थोड़ा दूसरे मार्कर से आपको समझा रहे हैं। ये लाइन खींची गई है, ये लाइन खींची गई है और ये लाइन खींची गई है, ये तीनों रेखाएं माध्यिकाएं हैं। तीनों रेखाएं क्या है? माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्यों है? क्योंकि ये तीनों अपने जिस शीर्ष से खींची गई है वो सामने वाली भुजा को, जिस शीर्ष से खींची गई है उस सामने वाली भुजा को वो दो बराबर भागों में विभाजित करती है, अर्थात समद्विभाजित करती है। तो माध्यिका समझ गए। माध्यिका क्या होता है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु और उसके सम्मुख शीर्ष, उसके सामने वाले शीर्ष। अब देखिए इस भुजा का सम्मुख शीर्ष ए है, AC भुजा का सम्मुख शीर्ष B है और AB भुजा का सम्मुख शीर्ष C है। इसके मध्य बिंदुओं के सम्मुख शीर्षों से मिलाने वाली रेखाओं को हम माध्यिका कहते हैं। और केंद्रक किसे कहते हैं? तो यहीं पे समझ लेंगे केंद्रक किसको कहते हैं। किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। इसे G से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? G से सूचित किया जाता है। यानी तीनों माध्यिकाएं जहाँ पे कटती है ना, इसके कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं और इसे G से सूचित करते हैं। अब देखिए केंद्रक किस, तो पता चल गया कि केंद्रक किसे कहते हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को इस त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है, जिसे G से सूचित किया जाता है। केंद्रक का काम क्या होता है? केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, ये छोटा दिख रहा होगा, यानी 2:1 में विभाजित करता है। ये देखिए, ये भी 2:1 में विभाजित करेगा और ये भी इसे 2:1 में विभाजित करेगा। यानी माध्यिकाओं का काम क्या है कि केंद्रक क्या करता है? केंद्रक माध्यिकाओं को बताता है कि माध्यिकाओं का ये 2 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है। ये केंद्रक का काम है बताना। ठीक, तो अभी तक समझ गए आप माध्यिका किसे कहते हैं और केंद्रक किसे कहते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं शीर्ष लंब किसे कहते हैं। अब समझ लेते हैं शीर्ष लंब किसे कहते हैं। ग्रीन वाले मार्कर को थोड़ा मिटाना कठिन हो रहा है तो हम ज़्यादातर रेड मार्कर यूज करेंगे। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? त्रिभुज की किसी शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा के बीच की लंबवत दूरी को उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के जिस भुजा पर शीर्ष लंब खींचा जाता है उस त्रिभुज का आधार कहते हैं। चलिए शीर्ष लंब को हम जरा समझते हैं। शीर्ष लंब क्या होता है? मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, देखिए समबाहु त्रिभुज में सब कुछ जब दिखाना शुरू करेंगे ना तो आपको सब कुछ एक ही जैसा दिखेगा। माध्यिका और शीर्ष लंब में आपको अंतर ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये शीर्ष लंब है, ये पॉइंट A है, B है और ये C है। शीर्ष A, B और C, यानी भुजा AB, BC और AC आपको दिख रहा है। एक त्रिभुज है। कह रहा है त्रिभुज की किसी शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा की लंबवत दूरी को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के जिस भुजा पर शीर्ष लंब खींचा जाता है उसे त्रिभुज का आधार कहते हैं। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है? एक आधार पे जब कोई खड़ा पाई खींचा जाता है उसे हम लंब कहते हैं, या इसको समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब कहते हैं। ये आप समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे, इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण कहते हैं, है ना। और त्रिभुज के अनुप्रयोग में इसको पढ़े होंगे कि इसको शीर्ष लंब कहते हैं, इसी को ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो इसका कई गो नाम है। अब देखते हैं कि त्रिभुज A से इस पे लंब किस प्रकार से डलेगा, यानी 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। देखिए ये थोड़ा सा झुका हुआ है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये इस बात की पुष्टि नहीं करेगा माध्यिका की जैसे कि शीर्ष से जो रेखा खींच रहे हैं वो सामने वाली भुजा को बराबर समद्विभाजित करे, ये इस बात की पुष्टि नहीं करेगा। ये सिर्फ पुष्टि करेगा कि ये क्या करेगा, इस पे लंब खींच देगा, है ना। और इससे यदि लंब खींचे तो आप देखिए कि सामने वाली भुजा पर एकदम सीधा सा लाइन जाएगा, कहीं हमने जाने की ज़रूरत नहीं। ये यहाँ पे लंब आ जाएगा और इससे लंब खींचे तो ये देखिए ये सामने वाली भुजा पर इस प्रकार से लंब खींच जाएगा, ये यहाँ पे लंब आ जाएगा। दिख रहा है ना कि कैसे लंब खींच रहा है।
यदि हम इसे समबाहु त्रिभुज की रचना करके दिखा दें आपको, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की जैसी एक रचना करते हैं। लंब क्या हो जाएगा, एकदम खड़ा पाई इसका लंब हो जाएगा, एकदम इस पे लंब क्या हो जाएगा, एकदम इसका खड़ा पाई इस पे लंब होगा, और इसका लंब क्या हो जाएगा, इस पे एकदम इसका खड़ा पाई इसका लंब हो जाएगा। अर्थात ये सब क्या होगा, एक दूसरे पे लंब गिरेगा, है ना। तो यही कहलाता है आपका शीर्ष लंब, है ना। भुजा के किसी शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा के बीच की लंबवत दूरी को, यानी ये जो लंबवत दूरी है ना, ये जो लंबवत दूरी है इसी को हम कहते हैं शीर्ष लंब। अब देखिए शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्रक कहा जाता है। शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्रक, इसका इंग्लिश में नाम होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसका इंग्लिश में नाम होता है ऑर्थो सेंटर, और इसको हम लंब केंद्र कहते हैं, इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यानी इसका जो कटान बिंदु है ना, जहाँ पे तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को काटेगा, उसको हम लंब केंद्र कहते हैं, और इसको H से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, तो H से सूचित किया जाता है। देखिए ये त्रिभुजों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, ताकि बाद में आपको पता चले जब कोई प्रमेय सिद्ध हो, है ना। 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। यदि आपने मिस कर दिया होगा तो आप यहाँ पे आपको हम बता ही दे रहे हैं कि क्या चीज़ क्या, किस चीज़ को क्या कहते हैं, ये कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने से पहले, 6.1 में तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, 6.2 से हमें आगे बढ़ना है, तो हमें प्रमेय आगे मिलता जाएगा, वो पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से हमें शुरू करना है। तो पहले हम सारी चीज़ें त्रिभुज के बारे में जान लें कि त्रिभुज के बारे में कुछ भी हमसे छूटे नहीं। कोई भी ऐसा त्रिभुज का कोई ऐसा पद ना हो जो हम नहीं जाने। पहले त्रिभुज के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हो जाइए कि त्रिभुज कहते किसे हैं, कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से पद होते हैं, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, कैसे उसका ग्राफ द्वारा उसको बता सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको त्रिभुज के बारे में होनी चाहिए। शुरू में ही हमने पहले कह दिया था आपको कि यदि आपको ये चैप्टर समझना है, ढंग से समझना है, तो पहले त्रिभुज को ढंग से समझना होगा, है ना। बाद में इसके जितने प्रमेय होते हैं, थ्योरम होते हैं, वो कैसे सिद्ध होते हैं, कैसे क्या बनेंगे, वो बाद की बात है। एक एक चीज़ बताते जाएंगे, आपको एकदम आसान लगेगा। आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं अंतः केंद्रक किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इन सेंटर कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के, किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। कैसे त्रिभुज का अंतः केंद्र हमें पता चलेगा, चलिए तो हम एक त्रिभुज की रचना ही कर लेते हैं, हमें पता ही चल जाएगा। चलिए ये इसका कोण है, ये इसका कोण है, और ये इसका कोण है। त्रिभुज के 3 कोण हो गए, है ना। अब क्या कह रहा है आपको, किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के, यानी कोणों के समद्विभाजकों के, मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण है ना, तो ये 30 डिग्री का कोण, यानी ऐसा रेखा खींचे जो कोण समद्विभाजक हो, है ना, जो कोण समद्विभाजक हो। अभी देखिए डिवाइडेड नहीं होने के कारण आपको ठीक ढंग से हम नहीं बता पाएंगे कि कोण समद्विभाजक क्या होते हैं, है ना। हालांकि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कोण समद्विभाजक क्या होते हैं। लाइन को हाईलाइटेड कर ले, व्हाइट बोर्ड मार्कर है ना, ये बहुत जल्दी मिट जाता है, इसकी खासियत है, ये ओवर राइटिंग होते ही ये मिट जाता है। ये कोण समद्विभाजक है, ये हम समझेंगे ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक कैसे होते हैं, मान लीजिए ना कि ये कोई कोण बना रहा है ना, तो कोण समद्विभाजक कैसे निकालेंगे, प्रकाल में पेंसिल लगा देते हैं, और पेंसिल से मान लेते हैं इसकी आधी दूरी पर मान के इसको कट करेंगे, और इधर से भी कट करेंगे, तो ये मान लीजिए इधर पे कटेगा ना, तो इसको मिला देंगे, तो ये कहलाता है कोण समद्विभाजक। ऐसे आप कोण समद्विभाजक कर सकते हैं, किसी भी तीनों त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों को समद्विभाजक कर सकते हैं। और जो कोण समद्विभाजक होता है ना, यहाँ से कोई एक त्रिज्या मानकर, कोई एक
त्रिज्या मानकर यदि एक वृत्त की रचना करे ना तो वो तीनों भुजाओं को टच करेगा। वृत्त क्या करेगा? तीनों भुजाओं को टच करेगा, उसको हम कहते हैं अंतःकेंद्रक। और इसके कटान बिंदु को आई द्वारा सूचित किया जाता है, आई द्वारा बताया जाता है ना। यानी किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। और अंतःकेंद्र में यदि किसी त्रिभुज की, मान लीजिए इसी लाइन को यदि हम त्रिज्या मान के और एक लाइन ड्रॉ करें ना, एक वृत्त बनाए, तो वह तीनों भुजाओं को अंदर से टच करेगा, इसको कहते हैं अंतःकेंद्रक। अब आते हैं परिकेंद्रक के बारे में कि परिकेंद्रक क्या होता है। तो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्रक कहलाता है। इसे ओ द्वारा सूचित करते हैं। चलिए इसको हम आसानी से समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। किसकी? एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, आसानी से समझ जाएंगे इसको हम। एक छोटा सा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज नहीं, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के, यानी इसका लंब समद्विभाजक देखिए ये हुआ, इसका लंब समद्विभाजक ये हुआ, और इसका लंब समद्विभाजक ये होगा, इसका लंब समद्विभाजक ये होगा। क्या होगा? ये होगा। अब तीनों लंब समद्विभाजक किस पे मिल रहे हैं? इस पे मिल रहा है ना। हमने क्या किया? हमने जितना, ये मान लीजिए 3 मीटर ऊंचाई है, इसकी भी ऊंचाई 3 मीटर है, इसलिए ये तीनों एक ही बिंदु पे कटेंगे और इसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे ना। सॉरी, ऐसे समझते हैं इसको। इसी त्रिभुज के माध्यम से लंब समद्विभाजक की बात करते हैं। यहाँ से इस पे लंब डाल दिए, यहाँ से इस पे एक लंब डाल दिया, और यहाँ से इस पे एक लंब डाल दिया, ठीक है। ये तीनों लाइन लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक है। अब इसमें से किसी को त्रिज्या मानकर यदि हम वृत्त खींचेंगे ना, तो वो तीनों शीर्ष बिंदुओं को छूता हुआ एक वृत्त बनेगा, उसको हम कहते हैं परिकेंद्र। उसको क्या कहते हैं? हम परिकेंद्र कहते हैं। और इसको ओ द्वारा सूचित किया जाता है। किसे? ओ द्वारा सूचित किया जाता है, इसको हम परिकेंद्र कहते हैं। चलिए अब त्रिभुज से रिलेटेड एक ही चीज़ बाकी रह गया है, और वो क्या बताना है? वो बहुत सामान्य सी चीज़ है, हम सब जानते हैं उसके बारे में। क्या जानते हैं? कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? बस ये एक पार्ट आपको बता के ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, और इसके बाद वाला जब वीडियो आएगा वो 6.1 के लिए आएगा। अर्थात त्रिभुज का ये वाला जो पार्ट पढ़ा रहे हैं, ये वाला आप कहा समझिए कि थ्योरी के रूप में ये अंतिम है। उसके बाद से हम चैप्टर वाइज जो ज़रूरी चीज़ें होगी चैप्टर को पूरा करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए, वही चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको कोण 1 नाम दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, और इसको 4, और इसको 5 नाम दे देते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना कर लिया हमने, एक त्रिभुज ABC की रचना की, और BC के समानांतर PQ कोई लाइन खींच लिया, BC के समानांतर PQ कोई लाइन खींच लिया। अब देखिए BC के समानांतर PQ कोई लाइन खींचिएगा ना, तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है ना, तो ये देखिए ये वाला जो कोण होता है ना, इस वाले कोण के बराबर होता है। ये वाला जो कोण होता है, जैसे हमने आपको Z बनते हुआ बताया था कि जहाँ पे देखिएगा Z बन रहा है ना, वहाँ पे आपको एकांतर कोण होगा और वो बराबर होगा। देखिए यहाँ से एक Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जानते हैं कि एक सरल रेखा जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ये सब कोई जानता है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज की
तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण 4 जो होगा कोण 2 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर? कोण 4 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। यानी ये एकांतर कोण है, कोण 4 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। और कोण 5 जो होगा, देखिए यहाँ से एक आपको जेड बन रहा होगा, कोण 5 कोण 3 के बराबर हो जाएगा। यानी इसके जगह पे 4 के जगह पे हम 2 पुट कर सकते हैं और इसके जगह पे 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। और कोण 1, 2 और 3 एक सरल रेखा 180 डिग्री के बराबर होता है, तो कोण 1, 2, 3 तीनों आंतरिक कोणों का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए सिर्फ हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाए हैं, क्योंकि समय आपको कम लगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आप समझ जाएंगे। फिर अगला जब वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको थ्योरी के साथ इसको समझा देंगे कि तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। ये आपका त्रिभुज का अंतिम बात था जो आपको बताना था। अब अगले पार्ट में हम त्रिभुज के अगले पार्ट में एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, और वो चीज़ें क्या होगी? वो चीज़ें होगी समरूपता और सर्वांग क्षमता। 2 बातों को हम पढ़ेंगे, समरूपता और सर्वांग क्षमता। चलिए इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। त्रिभुज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि अच्छा लगा है, या इसमें कुछ कमी या कुछ बातें छूट गई होगी तो उसे भी बताइएगा। अगले वीडियोज़ में हम चाहेंगे उस चीज़ को पूरा करें आपको। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।